बात ये है कि हो सकता है कि किसी को क्या कहना है उससे आप ताल्लुक ना रखते हो, लेकिन आप किसी के कहने का अधिकार नहीं छीन सकते। और मैं कहती हूँ कि कोई भी अथॉरिटी, सरकार, प्रशासन, कोई भी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें किसी की आवाज दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जनता ऑटोमेटिकली जानती है ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कितना ही आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला ले, क्योंकि यही तर्क सामने आता है ना कि सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं, उस सरकार को ना तो आवाज दबाने की जरूरत पड़ती है और ना वो किसी को दबाने देती। अगर हम अभी की जो सिचुएशन है उसकी बात करें तो कोई एक इकलौता चैनल बंद नहीं हुआ। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे उनके बोलने का अधिकार छीना गया, और ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। अगर वो लोग जो बड़े सारे फॉलोअर्स के साथ बोल रहे थे, अगर वो जा सकते हैं इस तरीके से, रातों रात अगले दिन उनका पेज दिखना बंद हो सकता है, तो आम लोग तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। अपने देश या अपने राज्य से प्यार करने का मतलब अपनी सरकार से प्यार करना नहीं होता। दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर सरकार कुछ अच्छा करेगी, तय मानिए कि वो आप तक आएगा। सरकार के पास एक पूरी टीम है, एक सरकारी तंत्र है। पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि हम बताएंगे? वो तो दूसरे राज्य में भी जाकर बताएगी कि वहाँ हमारी सरकार है, देखिए हम कितना अच्छा काम। अग्री। तो हम तो वो हैं जिनका अस्तित्व ही सवाल पूछने से होता है। जो भी सत्ता में बैठेगा हम उससे सवाल पूछेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आप तो अपने नेताओं की भक्ति कर रहे हो, बिल्कुल, कि हमारे फलाने राम जी, हमारे ये जी, हमारे वो जी। पता चल रहा रात रात में नेताजी ने बदल ली पार्टी। अब बदल ली पार्टी तो फिर आप किसके जी पे? हर चालाक को लगता है कि वो जो चालाकी कर रहा है वो उससे पार हो रहा है। किसी को पता नहीं चल रहा है वो क्या चालाकी कर रहा है, लेकिन पता होता है। पॉलिटिक्स बहुत चालाक चीज है, मतलब चालाक पूरा एक सिस्टम है। मुझे लगता है कि एक लीडर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है खुद। अगर एक लीडर सिक्योर नहीं है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। टॉक्सिक जॉब होती क्या है मीडिया में? कुछ रिपोर्ट्स बनानी है, मान लीजिए, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है रिपोर्ट को लेकर। अगर वो अपनी जो उसका पूरा काम है, रिसर्च काम है, उसका जो एंगल है, और उसे कभी ही, मैं नहीं कह रही हूँ कि कभी वो रिजेक्ट नहीं हो सकती उसकी रिपोर्ट, लेकिन अगर उसे कभी ही वो पब्लिश करने ना दी जाए, अगर उसकी सेल खत्म हो जाए अपने चैनल में, तो मेरे हिसाब से वो माहौल टॉक्सिक हो जाता है। अच्छा, ये क्लियर करो मासेस को कि वो गीता ठाकुर का पेज है या गीता कहीं जॉब करती है? गीता कहीं जॉब करती हैं। I don't own the page, but I work for the page. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इससे पहले हम शुरू करें, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं आपके पॉडकास्ट को बहुत शौक से देखती हूँ। ज्यादातर एपिसोड्स मैंने देखे हैं और शेयर भी किए हैं, एंड आई एब्सोल्युटली लव वाचिंग। सही में सच बोल रहे हो? एब्सोल्युटली ट्रू, सच में। गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, यहाँ गीता तो है। गीता साक्षात ही आज। तो कौन सा पॉडकास्ट देखा है आपने? बस पहले ये बताओ। अभी तो बहुत ही रिसेंट में अगर मैं किसी की बात करूँ तो एथेनॉल पे आपका एक पॉडकास्ट। अच्छा, वो देखा आपने? I saw it. मैंने काफी चंक्स देखे हैं उसके, पूरा मुझे देखने का समय नहीं लग पाया, लेकिन जितना मैंने देखा है चंक्स में मैंने जरूर देखा। पहला पॉडकास्ट कौन सा आपके सामने आया था? बस अगर मैं पहले पॉडकास्ट की बात करूँ तो वो बिकॉज ऑफ माई ब्रदर था। मेरे जो भैया हैं उन्होंने मुझे, तब शायद आपने भी शुरू ही किया था। भाई का नाम? सुशील। अच्छा, रियल ब्रदर? या। अच्छा। तो तब मेरे भैया ने मुझे कहा था कि अगर तुम हिमाचल में कोई अच्छा कंटेंट देखना चाहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखना है, तो एक हिमाचली पॉडकास्ट करके आता है, उसे तुम जरूर देखना, तुम्हें मिलेगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू सुशील भाई, थैंक यू सो मच इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए हमारे लिए, और वो भी इतने अर्ली स्टेजेस पे। उस टाइम तो मुझे खुद ही नहीं पता होता था मैं कर क्या रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खुद ही एक्सप्लोर कर रहा था, आज तक भी पता नहीं है क्या कर रहे हैं ऑनेस्टली। बट ये है कि आपका कंटेंट मैं खुद देखता हूँ, और दो ही लोग हैं जिनका कंटेंट मैं बड़े शौक से देखता हूँ। एक अपने न्यूज़ वाला, या फिर खैर आप न्यूज़ के अलावा भी आप जो है कल्चर, ट्रेडिशन और बहुत सारी चीज़ों पे आप बात करते हो और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, वो मेरे को बहुत पसंद आता है। एक अपने उदयवीर पठानिया जी हो गए, जिनके साथ मैं बहुत जल्दी पॉडकास्ट करूँगा। पठानिया जी टाइम दे देना बस जल्दी से है। और दूसरा गीता ठाकुर। एक बात पूछनी थी मेरे को आपसे, आप लोगों ने एक वीडियो बनाया था जब सिराज में डिजास्टर हुआ था, तो उपदेश ठाकुर किसने लगाया मेरे नाम के आगे? ये रिसर्च किसने करी थी? ये कोई गलती हो सकती है। मेरे पापा ने मुझे भेजा, कह रहा तू ठाकुर कब से बन गया? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कह रहा तेरे नाम बाहर ऐसे जाता है क्या? मैं कहा ठीक है, मैं कहा जिसकी जो इच्छा वगैरह लगा दिया जिसने लगाना होगा। और क्या चल रहा है अभी? ऑल गुड, बढ़िया चल रहा है। आप बताइए क्या चल रहा है? यही टोन रहती है कि आपकी ऑफ कैमरा भी, ये प्रेजेंटर वाली? मतलब अगर मैं ऑफ कैमरा बात करूं, जो लोग मेरे ज्यादा क्लोज हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स या मेरी फैमिली,
उनके साथ शायद मैं उतनी पहाड़ी हूँ जितना हाँ। कोई भी पहाड़ी अपने घर पर होता है। अच्छा ठीक है। तो ये शायद वो टोन है जो हम पिक कर लेते हैं, और फिर अगर हम कैमरा कहीं पर ऑन दिख जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली स्विच कर लेंगे, माइंड स्विच कर लेगा। या मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं ऐसे रोड पर भी हूँ, कोई मिल जाए हाँ। तो शायद उन्हें ये पर्टिकुलर टोन सुनने को मिले। कैमरा ऑन होते ही या फिर लोग आते ही एकदम? आई डोंट नो ये कैसा है। जैसे अगर मैं किसी से कॉल पर भी बात करूँ तो होता है, हाँ। लोग पूछते हैं हाँ, कि आप होता है। ऐसे ही बात करते हो। इट्स लाइक हाँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। और एक्चुअल में कैसे बात करते हो? आई डोंट नो। मतलब घर पे कैसे बात करते हो यूजुअली, या फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते हो? जैसे अगर मैं कहूँ तो मुझ में भी पहाड़ी एक्सेंट आता है, क्योंकि मेरे घर पे जैसे मैं शिमला से हूँ, तो मेरी फैमिली में सब लोग अपनी भाषा यानी पहाड़ी जो डायलेक्ट है उसमें बात करते हैं। ठीक है। तो आता नहीं है, पर आपने मेक श्योर किया है कि वो हिंदी में तो बिल्कुल भी ना आए? आई डोंट नो ये कैसे हुआ। उस पे काम किया है आपने, ऐसा लगता है? पर मैं मतलब बचपन से ही मेरा ज्यादा रहना नहीं हुआ। अच्छा। मतलब अपने गांव वाले एरिया में। हाँ। मैं जो प्रॉपर शिमला है, मेरी एजुकेशन वहां से है। हाँ। तो उस वजह से मैं प्रॉपर शिमला में ज्यादा मैंने समय बिताया। हाँ। तो शायद मैं उतना ज्यादा पिक ही नहीं कर पाई इस एक्सेंट को। अच्छा। लेकिन अब भी अगर मैं पहाड़ी भी डायलेक्ट बोलने की कोशिश करती हूँ हाँ। अपनी, हाँ। तो ऐसा होता है हाँ। कि वो एक्सेंट मिस हो जाता है। अच्छा। तो मेरी फैमिली मेरा मजाक उड़ाती है कि क्या बोलते हैं? कि ये कैसी हिंदी वाली पहाड़ी है। तो वो अच्छा। उसमें दिक्कत आती है। अच्छा, कि मैं नहीं अच्छा। पिक कर पाती उतना। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पहाड़ी सीखूं। अच्छा, तो अभी तक सीख नहीं पाए हो आप? कुछ जैसे बिल्कुल टिपिकल पहाड़ी जो है उसे उठाना मेरे लिए मुश्किल होता है। कुछ बोलोगे अपनी टिपिकल लैंग्वेज में, अपना इंट्रोडक्शन दोगे? अपना इंट्रोडक्शन तो नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई सेंटेंस बोलना है, जैसे अगर मुझे मांगना है कि आप मुझे पानी दीजिए, तो चिश दो माखे। अच्छा, चिश दो माखे। माखे ये थोड़ा सा वो सोलन वाला डायलेक्ट भी है क्या? इट्स लाइक मैं शिमला के सुन्नी एरिया से हूँ। सुन्नी से भी हालांकि आगे लगभग 30-35 किलोमीटर आगे लुहरी रोड में मेरे घर आते हैं। ठीक है। लेकिन उस तरफ भी इसी तरह की माखे ताके या। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता था कि सोलन वाला एरिया ज्यादा में ये वाली बोली जाती है, माखे ताके वाला थोड़ा सा कुछ एरियाज में बघाट में बोली जाती है। मे बी मैं रॉन्ग हूँ, बट मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ है। तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाओगे आप सीरियसली? आपको ही मुझे पहले बताना था, मैं प्रिपेयर कर रही थी। पर अब अभी मतलब ऑन द स्पॉट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर सोचूंगी लोग ट्रोल करेंगे ऐसा? हो सकता है। ट्रोलिंग से डर रहे हो? मतलब ट्रोलिंग से डर नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में वीक नहीं दिखना चाहती। जो मेरी भाषा में उसमें कमजोर नहीं दिखना चाहती। मैं उस पर काम करूंगी और शायद एक दिन में जरूर अपना इंट्रोडक्शन अपनी भाषा में खुल के कैमरा पर दूंगी। अच्छा, तो आपकी स्टोरी हम जान रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि गायब कहाँ हो रखे हो? मैं गायब हूँ? ऑन स्क्रीन तो गायब ही थे। चलता रहता है। क्या चल क्या रहा है ये? कहाँ क्या कुछ चल रहा है? कुछ थोड़ा बहुत तो बताओ। एक्चुअली आई थिंक अब तो लगभग हिमाचल के ज्यादातर लोग जानते हैं कि जिस पेज के लिए मैं काम करती हूँ, हाँ। ये एक बाय द वे इस चीज को क्लियर करो, वो पेज आपका है या आप काम करते हो? क्योंकि मासेस सोचते हैं कि वो गीता ठाकुर का पेज है। मेरे को क्या हुआ बताता हूँ। कुछ लोगों ने ना फोन किया मेरे को अभी, कह रहे यार वो देखा, वो गीता का वो पेज उड़ा दिया। मैं क्या गीता का पेज उड़ा दिया? कह रहे हाँ, गीता का पेज है ना वो। तो अच्छा ठीक है। फिर दूसरे किसी और ने बोला मेरे को ये सेम बात, कह रहा गीता ठाकुर का पेज उड़ा दिया। तो ये क्लियर करो मासेस को कि वो गीता ठाकुर का पेज है या गीता कहीं जॉब करती हैं? गीता कहीं जॉब करती हैं। आई डोंट ओन द पेज, बट आई वर्क फॉर द पेज। कौन से वो वीडियोस थे जिनको लेके आपत्ति हुई, या कुछ अभी क्या अपडेट है? कुछ बताना चाहोगे इफ यू आर कंफर्टेबल? या लगभग 20 के करीब वीडियोस हैं। और अगर यूट्यूब पे। और एक्सप्लोर किसने किया है वो? आपकी टीम में से किसी ने? एक्चुअली जैसे अगर किसी एंकर ने परफॉर्म किया है उस वीडियो पे, किसी राइटर ने लिखा है, तो यूजुअली हम उसे रीपोस्ट कर लेते हैं। अच्छा। ऐसे छोटे छोटे हिंट से हम सबको क्लियर होना शुरू हुआ कि ये वीडियो नहीं दिख रही है कई दिनों से। और यूट्यूब पे शायद अभी वो कंटेंट फिर भी आपको दिख जाएगा, लेकिन फेसबुक इज द मेजर जहाँ से वो आपको नहीं दिखेगा। अच्छा। तो वैसे वैसे सबने नोटिस करना शुरू किया कि एक वीडियो नहीं दिख रही, 2 नहीं दिख रही, और वो फिर शुरू में हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सिचुएशन है। तो हम उसे ग्लिच मान रहे थे कि कोई ग्लिच मेटा का होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर वीडियो का एक पैटर्न होता है ना कि किस तरह की वीडियो गायब हो रही है। ज्यादातर वीडियो वो थी जहां हम सवाल पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से, या फिर किसी एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि इतने समय में क्या क्या बदला, या क्या सिचुएशन है, या फिर किसी रिपोर्ट के बेस पे हमने अपनी पूरी स्टोरी बनाई है। तो वैसी जितनी भी स्टोरीज थी, करीब 20, वो
विजिबल नहीं। मतलब अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के से सवाल पूछोगे तो वीडियोस जो है आपकी डिलीट की जा सकती हैं। वो दिखाया गया है अभी मेरे पेज पे, पता नहीं कितने सारे कमेंट्स आई जा रहे हैं, भाई साहब आपका पेज कब, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, मैं क्या देखो ये कैसे कैसे कमेंट आई जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मतलब इससे अगर हम एक बार के लिए भूल जाएं, बात ये है कि हो सकता है कि किसी को क्या कहना है उससे आप ताल्लुक ना रखते हो, आपको कोई लेना देना नहीं है कि अगला इंसान क्या कह रहा है, लेकिन आप किसी के कहने का अधिकार नहीं छीन सकते, चाहे आप कुछ भी कर ले। आप अगर, और मैं कहती हूँ कि कोई भी अथॉरिटी, सरकार, प्रशासन, कोई भी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें किसी की आवाज दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जनता ऑटोमेटिकली जानती है ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कितना ही आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला ले, क्योंकि यही तर्क सामने आता है ना कि सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं उस सरकार को ना तो आवाज दबाने की जरूरत पड़ती है और ना वो किसी को दबाने देती। सही बात है, सही बात है। और मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अगर आपके राज में अगर चीजें खराब नहीं हो रही हैं, आपकी तरफ से कुछ भी इंटेंशनली नहीं खराब हुआ है, आपको जो है ना कुछ भी इस तरीके की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीजें तभी होती हैं जब दाल में कुछ तो काला होता है, बिल्कुल है ना। धुआं उठाए मतलब आग तो मतलब चिंगारी तो है ही। चिंगारी अगर तो, पूरी आग नहीं अभी आई है, फ्लेम्स नहीं है, तो चिंगारी तो है। अभी कैसे डील कर रहे हो आप लोग इस चीज को? हमने इसके लिए पब्लिक को भी बताया, वैसे भी मैं बता देती हूँ कि हम लोग अभी अगर हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब हमारा जो चैनल है उस तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं कि हम अपना चैनल तो वापस लाना चाहते हैं। उस पे एक पूरी टीम की मेहनत है। राइट। आप राइटर से लेकर, आप परफॉर्मर से लेकर, आप एडिटर, जिसने पब्लिश किया है, राइट, एवरीबडी, सबकी मेहनत है। उतने सारे लोगों ने बैठ के काम किया है उस पर, तो मुझे लगता है कि वो एक फीलिंग है कि हम उसे वापस तो लाना चाहते हैं, लेकिन हम पब्लिक से फिर भी बात करना चाहते हैं, हम फिर भी वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हम पहुंचाते आए हैं। उसके लिए हमने दूसरा चैनल बनाया जिस पर अभी हम, आप बताओ ना, आपको बताना कि नाम किस नाम से भी आपने वो बनाया है? इट्स न्यूज़ फॉर हिमालयन बट अंडरस्कोर। तो गीता जी का चैनल वापस आ चुका है। गीता जी जहाँ पे जॉब करती हैं वो चैनल आ चुका है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और जो इनको सुनना पसंद करते हैं, जो इनको कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं, वो जाके फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने सब्सक्राइबर या फॉलोअर पहले थे आपके, इस बार उससे और ज़्यादा होने वाले बहुत कम टाइम के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पे आपके क्या राय है? मैं बेशक आपसे ताल्लुक ना रखती हूँ, मुझे आपके सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके बोलने का अधिकार अपनी मौत तक डिफेंड करूंगी जर्नलिज्म में, और ये मेरा आधार है। मैं इसे अपना बेस मानती हूँ कि ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि आप जिस गवर्नमेंट को आप चुनते हैं, जिस प्रशासन को आप चुनते हैं, या जिस अथॉरिटी को आप चुनते हैं, अगर आप उनकी गलतियां नहीं बता पाएंगे तो उसे लोकतंत्र तो शायद ना कह पाए, लेकिन डिक्टेटरशिप जरूर कहा जा सकता है। बहुत जरूरी है कि आपके पास बोलने का अधिकार जीवित हो, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जिंदा रहे। आप जो विचार बताना चाहते हैं, अच्छी बुरी, सहमति या असहमत होना, वो सब आप बता सके। जिस दिन आप ये बोलना बंद कर देंगे, उस दिन चीजें, अगर हम अभी की जो सिचुएशन है उसकी बात करें, तो कोई एक इकलौता चैनल बंद नहीं हुआ। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे उनके बोलने का अधिकार छीना गया, और ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि आज 3-4 पेजेस गए हैं। यानी अगर वो लोग जो बड़े सारे अमाउंट लाइक फॉलोअर्स के साथ बोल रहे थे, अगर वो जा सकते हैं इस तरीके से, रातों रात अगले दिन उनका पेज दिखना बंद हो सकता है, तो आम लोग तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। जो लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर वो ऐसे गायब हो सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है, कितनी बड़ी चिंता की बात है। और आज मुझे लगता है कि लोग अगर चौंक भी रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, अगर हम इसे अब नॉर्मल कर देते हैं कि ये तो होता है, तो कल जब ये होगा दोबारा, तो लोग चौंकेंगे भी नहीं। तब ये कॉमन हो जाएगा कि अगर आप बात करोगे, आपका चैनल जो भी प्लेटफॉर्म है उसे उड़ा दिया जाएगा, फिर आप फिर से शुरू कर। गलत मैसेजिंग जा रही है ना। एग्जैक्टली, मैसेज बहुत गलत जा रहा है इस वजह से कि, और वो जो आपने बोला कि नॉर्मल हो जाएगा ये, कि हाँ ठीक है, उनका भी उड़ा दिया, मतलब अगर इसको नॉर्मल बनने दिया, आई एम श्योर कि आप लोग भी कुछ कर रहे होंगे उस चीज़ को लेके, आप लोग भी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ोगे, और पर ये चीज़ तो बहुत गलत है ना। फिर कौन, आम आदमी के मुद्दे कौन उठाएगा फिर? बिल्कुल। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर मैं, आप
चलिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बात कर रहे हैं, किसी के पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है। सही बात है। तो वो लोग तो क्या ही कंप्लेन, क्या ही उनकी असहमति, क्या उनकी शिकायतें। सही बात। क्योंकि जिनके पास है 4-5 लाख लोग जिन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो एक चुटकी में अगर गायब हो सकते हैं। तो एक चीज ये है कि 4-5 लाख लोगों ने ऑफिशियली फॉलो करके रखा हुआ है, एट द सेम टाइम 5-7-10 लाख लोगों तक और अलग से जा रहा है जो सब फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो आपका कंटेंट देखते हैं। वो मिलियंस में व्यूज ऐसे तो नहीं जाते ना। बिल्कुल, बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग इस तरीके के, आप जरूर कमेंट्स देखते होंगे और लगभग सभी न्यूज चैनल्स पर आते हैं कि आप सिर्फ बुराई कर रहे हैं सरकार की। यहाँ पर मैं लोगों से एक जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप ये डिफरेंस समझिए। अपने देश या अपने राज्य से प्यार करने का मतलब अपनी सरकार से प्यार करना नहीं होता। दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आपने जिस सरकार को चुना है ना, उसका सही काम करना जरूरी है, तब आपकी जो आपका प्रेम है ना अपने राज्य, अपने देश के लिए, तो वो साफ क्लियर होता है कि आप प्यार करते हैं। सही बात। और उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि लोग ये भूल जाते हैं कि हम जब जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं जर्नलिज्म, तो एक ना हमें सिखाई जाती है चीज कि जो कोई पब्लिश ना होने दे वो जर्नलिज्म है, बाकी सब पीआर है। जिस कंटेंट को पब्लिश ना होने दिया जाए या कोई चाहता हो कि ये पब्लिश ना हो, वही एक्चुअल में जर्नलिज्म है, बाकी पीआर है। अब लोग ये नहीं समझते हैं, लोग कहते हैं कि आप सिर्फ बुराई कर रहे हैं। आप कांग्रेस की बुराई क्यों कर रहे हैं, आप बीजेपी की क्यों नहीं करते। और आप हंसेंगे ये सोचकर कि अगर मैंने गलती से थोड़ा इधर को, मतलब थोड़ा इधर कर दिया काम, या इधर की रिपोर्ट में थोड़ा उनको प्रेस कर दिया या इनको प्रेस कर दिया, तो मैं कभी कांग्रेसी हूँ और मैं सिलेक्टिवली फिर बीजेपी की भी हो जाती हूँ कि आप बीजेपी सपोर्टर है, आप तो कांग्रेस के सपोर्ट। और मैं बोथ ही कमेंट्स आपको दिखा सकती हूँ। ये होता है। आप लोगों ने ना एक न्यूज करी थी, मेरे को याद है, जब सिराज में डिजास्टर हुआ था कि एमएलए हो तो जयराम ठाकुर जैसे, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है। वो रील मेरे सामने आई थी और उस पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था उस टाइम पे। ऑब्जर्व तो हम भी करते रहते हैं ना कि क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है। और उसके ऊपर वही था कि अच्छा आप लोग मतलब उनकी प्रेस करने लग गए हो, सब चीज़ें। जबकि आप लोगों ने जो उस टाइम पे कंटेंट जो दिखाया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज देयर जब सिराज में डिजास्टर हुई थी। मैं था, आयुष था, और भी बहुत सारे हमारी तरह लोग थे। हमने देखा है ना उस टाइम पे जो आपने चीजें बताई थी ना उस टाइम पे, वो सत्य थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो अगर आपने उस चीज को एज इट इज बता दिया तो उसके ऊपर भी आप लोगों को हम श्योर ट्रोलिंग हुई थी, मैंने वो भी देखा। और लोगों के लिए समझना पता नहीं क्यों मुश्किल है। जैसे, और शायद इसलिए भी है कि हम इस तरीके से बात भी कभी नहीं करते उनके आगे। मैं लोगों से शिकायत नहीं कर रही, मैं उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर रही। सवाल बस ये है कि अगर सरकार कुछ अच्छा करेगी, तय मानिए कि वो आप तक आएगा। सरकार के पास एक पूरी टीम है, एक सरकारी तंत्र है, उसको छोड़कर भी सरकार के पास पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार है, वो पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि हम बताएंगे। वो तो दूसरे राज्य में भी जाकर बताएगी कि वहाँ हमारी सरकार है और हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर, देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो सिर्फ सरकारी तंत्र नहीं बताएगा आपको कि सरकार ने अच्छा काम कर रहा, बल्कि बकायदा एक प्राइवेट तंत्र भी काम करेगा जो बताएगा कि इतना अच्छा काम सरकार ने कर दिया। तो अगर ये काम करने के लिए पहले से टीम मौजूद है, तो हम तो वो हैं जिनका अस्तित्व ही सवाल पूछने से होता है। जो भी सत्ता में बैठेगा हम उससे सवाल पूछेंगे, चाहे वो कोई भी हो। सही बात है। और ना जाने लोग कब ये समझेंगे कि कोई पत्रकार दरअसल उनका दुश्मन नहीं होता। वो सवाल पूछता है, इसलिए पूछता है ताकि आपको मिलने वाली सुविधाएं आप तक मिले, आपको पहुंचे। सही बात है। बात ये भी है ना कि ये नेता लोग भी किसी के तो थोड़ी होते हैं। आज आप किसी पार्टी का झंडा उठा के चले रहो, आम कार्यकर्ता की बात बता रहा हूँ मैं, चले हुए हैं कि जी फलाना राम, हमारा राम, ठीक है। पता चलता है रातों रात ही भाई साहब ने पार्टी बदल ली। और ऐसा हिमाचल में बहुत रिसेंटली भी बहुत कुछ हुआ है ना, देख पाए। आप तो अपने नेताओं की भक्ति कर रहे हो, बिल्कुल, कि हमारे फलाने राम जी, हमारे ये जी, हमारे वो जी। पता चल रहा रात रात में नेताजी ने बदल ली पार्टी। अब बदल ली पार्टी तो फिर आप किसके जी फिर? बिल्कुल, जिन लोगों को मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं टू द कोर कि हमारे लोग ऐसे हैं, हमारी पार्टी, हम सिद्धांतों पे चले, वो सिद्धांत इन अ ब्लिंक ऑफ आई स्विच हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आधे से ज्यादा लोग तो किसी ना किसी अपने हित के लिए जुड़े हुए हैं कि यार ये हमारा ये फलाना हित साथ जाए तो हम फलाना पार्टी का झंडा उठा। मुझे लगता है कि उस तरह के लोग ना जो बिल्कुल पार्टी डिवोटेड होते थे या अपनी नेता के लिए, वो जोन थोड़ा अलग था। वो लोग अब भी पुराने, अगर मैं अपने भी इलाके की बात करूं तो शायद अभी भी कुछ ऐसे पुराने बुजुर्ग हैं जो पूरी तरह से डिवोटेड हैं, जो आज भी शायद इसलिए वोट दे देते हैं कैंडिडेट को कि वो एक सर्टेन पार्टी से आता है। वो शायद काम फिर भी सेकेंडरी रखते हैं कि कितना काम किया। उनके लिए फर्स्ट है
कि ये हमारी पार्टी से कैंडिडेट है, इसे तो वोट देना ही पड़ेगा। और इतने सालों से जो है हम इस पार्टी को जो है सपोर्ट करते आ रहे हैं और इसको तो हम सपोर्ट करेंगे। उनके लिए पार्टी परिवार है दरअसल। हाँ, ये वाले लोग तो बहुत कम है ना, बहुत कम। चलिए एनीवेज, ये चीजें चलती रहेंगी आई गेस। मेरे को इसके बारे में तो बात करनी है, बट इसके साथ साथ गीता जी से जानना है कि गीता जी व्हाट्स योर स्टोरी? व्हाट्स माय स्टोरी? हाँ, तो आप शुरू से शुरुआत कर लो। तो मैं शिमला में, शिमला से सुन्नी जो है तहसील है, मैं वहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर लुहरी रोड में मेरा घर आता है। शिमला ग्रामीण, सतलुज मेरे घर के आगे बहती है। शिमला ग्रामीण का मैं हिस्सा हूँ। और विक्रमादित्य सिंह या और मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है मेरी, 18 लोग हैं। हम एक साथ रहते हैं अभी भी, भगवान की दया से। या क्या बात है। तो ये वाला कल्चर मैंने शिमला, अपर शिमला, सिरमौर की तरफ बहुत देखा अभी भी, या कुल्लू की तरफ भी, कि अभी भी 18 20 25 30 लोग भी मतलब साथ में रह रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत प्यार से। हाँ। मतलब भगवान की दया से हम लोग अभी भी साथ हैं और अपनी मर्जी से साथ हैं, खुशी खुशी साथ हैं। क्या बात है। और अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं तो मेरी फैमिली में मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं। अच्छा। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है मेरे पापा। मेरी मम्मा वो हैं जिन्होंने हम सबको बनाया। वो अगर एक नेम देना हो तो हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, लेकिन उनकी वजह से हम लोग इतना स्ट्रांगली सब कुछ कर पाए हैं, क्योंकि शी वाज दैट। अच्छा। फिर मेरे भैया है और मेरे भैया बैंकर हैं। फिर मेरी भाभी, यस, अच्छा, मेरी भाभी एडवोकेट है। और फिर मेरी भाभी एडवोकेट है। या कहाँ, हाई कोर्ट में? या। अच्छा। और मेरी नीस है, मेरी भतीजी, वो अभी 1 साल की है। अच्छा। जीविशा सिंह ठाकुर। बहुत बढ़िया। तो वहीं पे ही आपकी स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई? या मेरी स्कूलिंग शिमला से हुई है। शिमला से हुई है। कौन से स्कूल से करी है आपने एजुकेशन अपनी? मैं शिमला के पोर्टमोर स्कूल से हूँ। पोर्टमोर से? अच्छा, बहुत फेमस स्कूल है। नर्सरी से वहीं तक ही? नहीं। मैं उससे पहले मलियाना में स्कूल में पढ़ी हूँ और फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गई और उसके बाद आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या किया आपने फिर? मैंने सबसे पहले बैचलर्स इन जर्नलिज्म किया है। ठीक है, कहाँ से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, सीयू से पढ़े हो आप? Yes. ओके। और उसके बाद Which year? मैंने पढ़ी है 16 to 19। अच्छा, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने मास्टर्स किए इन जर्नलिज्म ओनली। वो मैंने चितकारा यूनिवर्सिटी, राजपुरा। जर्नलिज्म में जाना है, ये कब से आपने डिसाइड किया? इसकी जो स्टोरी है वो सच में बहुत फनी है। अगर मैं किसी को बताती हूँ तो उन्हें लगता है कि बातों बातों में प्रोफेशन सिलेक्ट हो गया। मेरे जितने भी करीबी हैं उन्हें सभी को पता है कि ये मेरे भैया की वजह से। सुशील जी। तो एक्चुअली इसकी स्टोरी वहां जाती है जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी। आई वॉज इंस्पायर्ड मेरे पापा से बहुत ज्यादा। मुझे लगता था कि मैं अपने पापा जैसे बनना चाहती हूँ। आर्मी की तरफ जाना था? या। अच्छा। और अगर आर्मी नहीं तो मैं पुलिस में जाना चाहती थी। अच्छा, देश सेवा करनी थी आपको? यस। ठीक है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसी के लिए बनी हूँ और मैं वही करना चाहती हूँ। तो जब मैं सिर्फ 9th-10th में थी तो मुझे लगता था आई हैव सिलेक्टेड कि मैं यही मैं करूंगी, यही मैं बनूंगी। और ऐसे ही पापा की तरह एक दिन मैं भी वर्दी में पापा के सामने आऊंगी। वर्दी मतलब आपको फैसिनेट करते थे? मतलब बहुत। लेकिन नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी वैसी है। मैंने अपने पापा से कहा ये कि पापा मैंने तो सोच लिया है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी। पापा सेड तुम कुछ भी कर लो और कुछ भी, लेकिन तुम ये नहीं करोगी। क्यों? मेरे पापा ने मुझे लगभग शायद कोई भी ऐसी सही चीज नहीं होगी जिसके लिए मना किया है, या मतलब जो हो सकता था उसके लिए कभी भी मना नहीं किया है। ये शायद कुछ पहला था, बड़ा था, जिसके लिए मेरे पापा ने मुझे ऐसे स्ट्रेट नो बोला था। कोई रीजन पूछा? मेरे हिसाब से जो जिस डिपार्टमेंट में रहता है ना इंसान, वो बेहतर जानता है कि उस डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और उस वक्त सिचुएशन भी अलग थी विमेन की इन फोर्सेस। अच्छा। तो मेरे पापा ने मना कर दिया। मैं सोच में डूब गई और फिर वो होता है ना आपके अब कोई गोल नहीं बचा है। अब देखेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ तो बन ही जाएगा। जहाँ जो बनना था वो तो मतलब नहीं हुआ। और पापा ने इनकार किया तो आपने भी मान लिया कि मतलब ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो आपको कभी ना नहीं करते, फिर वो आपको एक बार ना करे तो वो ना भी बड़ी लगती है। ऐसा नहीं कि मैं दुखी नहीं हुई या मैं रोई नहीं, या मैंने ऐसे नहीं पूछा कि क्यों पापा, मतलब एक जिद भी रखी कि क्या पता मैं बन ही जाऊंगी। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट वहां एक दिन में और मेरा भाई बैठे हैं, तो मेरे भाई ने पूछा तुझे बनना क्या है, क्योंकि वो कहते हैं ना आपका वो +1 and +2 का टाइम आने वाला होता है और फिर आपको सिलेक्ट करना होता है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आप 9th-10th में थे? 9th-10th में थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या करना है तुम्हें, तुम क्या रखोगी? तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या रखना है और मैं क्या बनना चाहती हूँ। तो आई जस्ट सिंपली सेड कि मुझे नहीं पता है भैया, और मुझे नहीं पता। तो उसने कहा कि तू स्पोर्ट्स खेलती है? ऐसे नो, मैं लिटरली कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला। ठीक है। मतलब जो थोड़ा बहुत होता है बैडमिंटन वगैरह, पर एक जैसे डेडिकेट होकर आप कोई स्पोर्ट खेलते हो और आप पूरी मेहनत उस स्पोर्ट में लगाते हो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो
मेरे भैया कह रहे तो तुम क्या करती हो, तुम कुछ तो करती होंगी स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी। तो आई सेड कि मैं ऐसे डेक्लेमेशंस, डिबेट्स या ऐसी चीजें मुझे मतलब रिसर्च करना ऐसे सब ठीक लगता है। अच्छा, डिबेट्स वगैरह आप करते थे पहले से? या वो सोच में डूब गया कि अब इसका मैं क्या जवाब दूं, तो उसने ऐसे ही कह दिया मुझे कि तुम या तो टीचर बन जाओ, तुम लॉ कर लो, या तुम जर्नलिस्ट बन जाओ। अच्छा, अभी टीचर और लॉ, मेरे जवाब बहुत ही टीचर, नोबडी लाइक्स टीचर। तब मैं छोटी थी, मतलब अभी उस तरीके से हम नहीं देखते, तब इंसान नहीं सोचता है वैसे, क्योंकि आप खुद स्कूल में थे। यू यूज्ड टू हेट टीचर्स कि हमें अभी तो लगता है पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, तब अब लगता है कि वही थे जो हमें शेप कर रहे थे। दे आर द एक्चुअल फाउंडेशन जिनकी वजह से हमें कुछ आता है। आज अगर मुझे कुछ कहना है टीचर्स को, तो मैं ये कहूंगी कि थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। एवरी टीचर फ्रॉम बहुत छोटी क्लास से टू मास्टर्स, एवरी टीचर आई एम थैंकफुल टू। लेकिन ये मेरे भाई ने कह दिया कि ऐसा करो, तो ऐसे मैंने बच्चों वाले जवाब दे दिए उसे। तो मैं कह, लॉ में तो किताबें बहुत होती है भैया, अभी यही खत्म नहीं हो रही है, वो कैसे पढ़ूंगी। ठीक है। फिर जर्नलिज्म थोड़ा ऐसे फैसिनेटिंग लगा कि आखिर होता क्या है, मतलब इसमें करते क्या है। तो मैंने पूछा ये क्या हुआ लास्ट वाला। तो उसका जवाब था कि वो जो आते हैं ना वैसे माइक लेके बोलते हैं आज बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो बस वही बन जाओ। अच्छा। तो वेदर रिपोर्टर। तो मैंने सोचा कि ये तो थोड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है कि अच्छा। क्या होगा। उसके बाद मैंने अपने लेवल पे काफी जर्नलिज्म की चीजें पहले से पढ़नी शुरू कर दी थी। अच्छा, कि होता क्या है, कोर्स के लिए कहाँ जाना पड़ता है, किस तरीके के कोर्सेज आते हैं। जैसे उस टाइम पे ज्यादा डिप्लोमा चलता था। ठीक है। तो कि डिप्लोमा भी होता है पर डिग्री भी मिल जाती है। डिग्री में कम लोग होते हैं पर मिल जाती है डिग्री भी। इसकी अपनी डिग्री है, ये वो सब मैंने कर लिया था। तो फिर मैं नाम नहीं लूंगी, पर मैंने शिमला की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अच्छा, नाम ले सकते हो अगर आप लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर मुझे वहां पर लगा कि ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। ठीक है, ओके। तो मैंने वहां से माइग्रेशन ले लिया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत ही बिगिनिंग में। तो फिर मैं चली गई थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने वहां पर अपनी बैचलर्स की कंप्लीट की और ऐसे से मैंने पूरा जर्नलिज्म का रास्ता तय किया। मतलब ये बेशक मेरे भाई की तरफ से थॉट आया था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना चाहिए, लेकिन ये कब मेरा पैशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। भाई ने मतलब पूरा ये वाला आपको शेप किया इस तरफ जर्नलिज्म की तरफ। मतलब उनका वो जो बीज जो बोया गया वो मेरे भाई की तरफ से था। अच्छा, ओके। और अभी कैसा रिस्पॉन्स है उनका, उनको कैसा लगता है जब आपको देखते हैं वो? मेरे भैया मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं। अच्छा। मतलब शायद उसे शुगर कोट करना नहीं आता, कि वो कभी शुगर कोट करके नहीं कहेगा कोई चीज। वो सीधे सीधे बताएगा कि गलती क्या थी और सही क्या था। जब ये खुद मेरे भाई ने मुझे बता दिया था कि तुम जर्नलिस्ट बन सकती हो, उन्हें तब भी नहीं लगा था कि मैं सीरियसली यही एक प्रोफेशन चुन लूंगी। उस वक्त जर्नलिज्म को थोड़ा इस तरीके से लिया जाता था कि बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लड़कियों के लिए अच्छी फील्ड नहीं है। अच्छा। तो जैसे मेरी मदर है वो रेडी नहीं थी कि मैं जर्नलिज्म करती। हालांकि नाउ शी इज द प्राउडेस्ट मदर। पर क्या बोलते हैं आंटी? मतलब अगर मम्मा को कोई मिल जाए और ऐसे कह दे कि अरे आपकी बेटी, माय मदर इज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, हाँ मेरी बेटी है। मम्मी ऐसे खुश हो जाते हैं। पर पहले नहीं चाहते थे कि मैं करती। और उस वक्त मेरे पापा ने एक बहुत क्रूशियल रोल निभाया कि मेरे पापा ने कहा कि मैं एक बार उसे मना कर चुका हूँ, अब मैं उसे मना नहीं करूंगा। अगर ये पढ़ना चाहती है तो अब ये यही पढ़ेगी जो ये पढ़ना चाहती है। पापा के जो पॉलिटिकल व्यूज होंगे, अज्यूमिंग, क्या कभी वो भी डिक्टेट करते हैं या फिर कुछ इस तरीके से कभी कुछ कॉन्वर्सेशन होती है? मैं और पापा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपोजिट एंड्स पे खड़े होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ओके। तो वी आर लाइक डिबेटिंग कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था। हाँ, जैसे कि कुछ बताना चाहो अगर? जैसे अगर मैं किसी पार्टी या किसी उस पे कह रही हूँ कि उनका ये डिसीजन सही नहीं था, उन्होंने इसी ईयर में लिया था या इन्होंने कॉपी किया है, कुछ याद आ रहा हो जब पार्टी तोड़ने वाली बातें या ये सब चल रहा था, तो उस दौरान हम ज्यादा डिबेट करते थे चीजों पे। अच्छा। ये होना चाहिए था, ये कितना सही है, या ये नहीं होना चाहिए था। कुछ वैसा, क्योंकि वो पुराने लोग हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, लेकिन बेहतर चुनने के लिए अगर आपकी सम्मान नहीं हो रहा है आपकी पार्टी में और आप चले गए हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसे डिबेट शुरू हो जाती है, फिर वो गहरी चली जाती है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग आज की डेट में लड़के किसी और सिंबल पे आते हैं और फिर चले किसी और सिंबल में जाते हैं, अगेन पॉलिटिक्स की तरफ आ गए हैं, बट आपके व्यूज क्या हैं इस चीज के ऊपर? अपने पापा से जो डिबेट करती हूँ उसे छोड़कर अगर बात करूँ एक जेन्युइन लेवल पे, कि मुझे लगता है कि जब आप सिंबल पे लड़ते हैं
तो आप लोगों को एक मैसेज भी देते हैं कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ, हाँ, एंड दे आर ट्रस्टिंग द फैमिली ऑल्सो। अब वो सिर्फ आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे होते उस वक्त कि ये या तो है कि आपका फेस उस सिंबल से बड़ा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो पार्टी ही बड़ी मानी जाती है कि सही बात है। ये फेस उस पार्टी के साथ जाता है, इसीलिए टिकट उस पार्टी से मिला। तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक फैमिली से हैं, एंड देन आप उस फैमिली से निकल के एक सडन दूसरी फैमिली में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये मॉरली थोड़ा वीक लगता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि फिर वो वाली बात आ जाती है कि अगर आप मतलब राज्य की सेवा करना चाहते हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर वो किसी भी तरीके से की जाती है। तो उसमें एक चीज ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर सम्मान नहीं हो रहा है पार्टी के अंदर और बार बार तिरस्कार हो रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? लड़के तो आप उस सिंबल पे आए हो, बट आपको वैल्यू तो हो ही नहीं रही है, तो क्या आपको 5 साल तक टिके रहना चाहिए, चुपचाप मूक दर्शक बनना चाहिए? अगर आप 5 साल तक टिक भी गए वैसे इवेंचुअली आप हार जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कितना इमोशनली ये बता पाएंगे कि मेरे साथ पार्टी के अंदर क्या हुआ। अब इवेंचुअली आपको अपने लिए बेहतर, अगर आप सच में एक सेवा भाव से आगे चल रहे हैं, तो आप अगर इमोशनल भी हो जाते हैं, आप लोगों को बताते भी हैं कि इस वक्त मेरी पार्टी में नहीं सुनी जा रही है, वैसे भी आप रेबल हो ही चुके हैं, मतलब आप कर तो चुके हैं, विरोध कर दिया आपने, जो कर ही दिया है। तो अगर आपको उसके लिए सिंबल बदलना पड़ रहा है, तो शायद उसे जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है कि अगर आप जो करना चाहते हैं उसको करने ही नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए आप जीते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है आपको कि मेरी पार्टी की सरकार और आपको कुछ आपके लोगों के काम ही नहीं, आपके क्षेत्र का काम ही नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, इतने सारे एमपीज जो है छोड़ के अपना उन्होंने किसी एक अलग दल में वो लोग शिफ्ट हो गए, राइट? अब उन लोगों का भी तर्क यही आ रहा है कि हमें अपने जो है एरिया का काम करना है, एरिया का विकास कराना है, इसलिए हम लोग जो है पार्टी को मतलब स्विच कर रहे हैं। पर जब आप लोग लड़के, अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जब आप लोग जीत के आए हो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, आप उनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे थे, जैसे यूसुफ पठान हो गया, मतलब कौन ही जानता था यूसुफ पठान को पॉलिटिक्स वाले एंगल पे। ऐसे तो पता है यार, क्रिकेटर है, इतना बड़ा इरफान पठान का भाई है, साथ में दोनों ने इंडिया के लिए खेला हुआ है ना। बट अब सोचो ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया, ठीक है, और ऐसी जगह से टिकट दिया मतलब जहाँ यूसुफ पठान का कोई लेना देना नहीं है, गुजरात में रहते हैं वो और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब वो जीत के भी आ गए। अब बाद में खबरें आएगी जी, इनको बोला जा रहा है कि आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, दीदी यहाँ से लड़ेंगी, ठीक है। बाद में आगे चाहता है कि नहीं, वो सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि यूसुफ पठान जो है स्विच कर जाते हैं दूसरी तरफ। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो? मतलब या फिर हमारे नेताओं को इससे कुछ सीखना चाहिए, जो कि किसी को भी ले आते हैं, अपने सामने खड़ा कर देते हैं वहाँ पे और फिर जीत जाते हैं, और फिर बाद में जब लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ा लेसन है, और हर चालाक को लगता है जो चालाकी कर रहा है वो उससे पार हो रहा है। हर चालाक को लगता है कि वो जो चालाकी कर रहा है वो उससे पार हो रहा है। किसी को पता नहीं चल रहा है वो क्या चालाकी कर रहा है, लेकिन पता होता है कि कर रहा है। पॉलिटिक्स बहुत चालाक चीज है, मतलब चालाक पूरा एक सिस्टम है। बहुत सारी चीजें होती है, हर कोई जीतना चाहता है, जीतने के लिए ऐसे लोगों को ले आते हैं जो पॉलिटिकली रेडी नहीं होते, पॉलिटिकली रेडी नहीं या फिट नहीं होते हैं। तो फिर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जीतना तो एक अल्टीमेट गोल है कि अगर जीतेंगे उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए तो साम दाम दंड भेद सब लग रहा है। उसी लिए तो नहीं आपका कहीं पेज भी उड़ा दिया? खैर लेकिन एक और बात है, ज्यादा सच बोल रहे थे आप लोग कि जो लीडर है, मुझे लगता है कि एक लीडर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है खुद। अगर एक लीडर सिक्योर नहीं है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे ममता बनर्जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें, उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया है, सब कुछ खुद किया है, तृणमूल कांग्रेस बनाना, सब कुछ खुद करना, और तिनके से लाइक बहुत बड़ा पहाड़ बनना, बहुत बड़ी सारी चीजें करना। लेकिन फिर ये हो जाता है उनके साथ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। कुछ बाहरी लोगों ने रोल निभाया डेफिनेटली, और कुछ खुद उनकी डिसीजंस रहे जो गलत चले गए। तो एक लीडर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है खुद में। शायद भटक जाता है जब इंसान, तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है। वापस आते हैं फिर आपकी स्टोरी पे, बिकॉज आपकी स्टोरी बीच बीच में पॉलिटिक्स आई जा रही है। तो आपकी फर्स्ट जॉब कहाँ आपने स्टार्ट करी जब जर्नलिज्म में आप एंटर हुए? कोई इंटर्नशिप थी या क्या था? मैंने जो सबसे पहली इंटर्नशिप की थी वो मैंने शिमला में ही की थी।
और वो मैंने तब की थी जब मैं सेकेंड ईयर में थी। अच्छा, मेरे ठीक है। सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर सीयू में थे आप जब? सीयू में थी। ठीक है। तो मैंने शिमला के न्यूज़पेपर में की थी। कौन सा न्यूज़पेपर? अजीत समाचार के साथ। अच्छा, ठीक है। मैंने पहली इंटर्नशिप की थी। क्या काम होता था वहाँ पे? जो चीज मैंने वहाँ सीखी, जो मेरी पहली इंटर्नशिप से सीखी थी, हाँ। उसमें बेसिकली टाइपिंग एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, फोकस था। वो अच्छा। चाहते थे कि मुझे टाइपिंग करनी आए, हाँ। खबरें लिखनी आ जाए। अच्छा। और उसी दौरान मैंने ये भी सीखा था कि वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, हाँ। आप उनसे बात करते हाँ, हैं, हाँ। आप उनसे डाटा लेते हैं, हाँ। ये सारी चीजें कि ये करना पड़ता है और ये आर्ट क्या है दरअसल, हाँ। ये उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि तुम कर अच्छा। सकती हो, जाओ। अच्छा। उन्होंने मुझे लगभग तीसरे दिन शायद भेज दिया था हाँ। कि जाओ गेटी थिएटर में हाँ। एक कार्यक्रम चल रहा है, हाँ। वहां पर किसी से भी ये 4 लोगों से पूछ कर आना कि ये कार्यक्रम किस बारे में। बाइट रिकॉर्ड करके लानी है और ऑन ग्राउंड। उस वक्त जब मैं गई थी, मेरी हाँ। लगभग टांगे कांप रही थी। हाँ। तो मुझे लग रहा था कि ये तो मुश्किल है, वैसे इतना हाँ। आसान तो नहीं है, हाँ। लेकिन पता नहीं कैसे, शायद करना ही था वाली हाँ। बात थी। हाँ। तो मैंने कर दिया। फिर मुझे खबरें लिखना सिखाया गया कि छोटी खबरें कैसे लिखी जाती हैं। हाँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। वर्ड काउंट होता है ना प्रॉपर? यस। तो कि आपको ये 300 शब्दों में फिट करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो आपको पता है कि Right. वो फिक्स है सब कुछ, वो Right. पैटर्न फिक्स है, Right. उसी के अंदर सब। अगर एड्स हैं तो एड्स भी लगनी है। हाँ। तो एक फ्लो होता है दरअसल हाँ। न्यूज़ लिखने का ना, इन्वर्टेड पिरामिड उसे कहते हैं। थोड़ा थोड़ा बताओ ना इसके बारे में, क्या होता है? कि सबसे, जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है। फिर वो लेस इंपॉर्टेंट होती जाएगी, सबसे नीचे वर्जन होता है, ठीक वो है। किसी का लाइक ओपिनियन होता है उस चीज पे, या बाइट होती है जिसको बाइट कहते हैं ठीक है। रिटन में। ठीक है। तो उसको हटाया जा सकता है। वो इन्वर्टेड यानी उल्टा पिरामिड इसलिए होता है कि सबसे नीचे की चीज लेस इंपॉर्टेंट है, तो अगर जब उसे एडिट करेगा कोई, हाँ। तो उससे सबसे नीचे की चीज हटा सकता है अच्छा। और ठीक सबसे है। इंपॉर्टेंट ऊपर रह जाएगा। अच्छा। जैसे लीड, बॉडी, ऐसे पूरी एक अच्छा। पिरामिड होता है। तो ये प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सब हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो एज ए थ्योरी पढ़ते हैं कि हाँ। ये भी है कुछ ऐसे, हाँ। उसे प्रैक्टिकली जीना, हाँ। उस खबर को लिखना, और फिर अपनी जो हमारे सीनियर्स थे वहां पर, हाँ। वो हमें बताते हैं कि क्या गलत है, हाँ। क्या सुधारा जा सकता है। तो ये अच्छा। सब मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप में सीखा था। लेकिन जब आप लिखने लगते हैं ना, हाँ। देयर इज आल्सो अ टर्म कॉल्ड नोज फॉर न्यूज, हाँ। कि कोई भी एक नॉर्मल इवेंट है, उसमें से आपको पता होना, क्या बताया आपने? नोज हाँ। फॉर न्यूज। नोज फॉर न्यूज। या। अच्छा, ठीक है। अच्छा। मतलब है कि आपके पास वो यू शुड नो हाउ टू स्मेल द न्यूज। हाँ। कि पूरी इवेंट में से, इवेंट हो सकता है कि आज किताबें बांटी गई हैं बच्चों को, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दैट्स द होल न्यूज। हाँ। हो सकता है उस इवेंट में कुछ ऐसा हुआ हो कि उल्टी छपी किताबें बच्चों को बन गई है। तो मेन न्यूज तो ये है ना कि उल्टी छपी, हाँ। कि ये बोलेंगे कि किताबें दी गई, ऐसे ही समझाते हैं वो भी, जैसे मैं समझा रही हूँ। या फिर किस इंटेंशन से बांटी गई है, क्यों बांटी गई क्यों है। बांटी गई है। जैसे हर न्यूज चैनल, हर संस्थान अपने तरीके से काम करता है। हाँ, ठीक है। तो कुछ लोग क्यों पे काम करते हैं, अच्छा। उनका मेन फोकस रहता है कि व्हाई दिस हैपेंड। हाँ। और मैंने इस संस्थान की, जिसकी मैं बात करूं, मैंने काम किया इनके साथ भी, हाँ, हाँ। ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक अलग है। अलग तरीके से, सबका अपना एक फोकस है। नोज फॉर द न्यूज। नोज फॉर द न्यूज, कि आपको ठीक है। स्मेल करना आना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल न्यूज इन द इवेंट। तो आपका नोज फॉर द न्यूज कब डेवलप हुआ? वो बहुत समय लगा, वो समझने में समय लगा, हाँ। क्योंकि उस वक्त एक खबर जब हम लिखना भी शुरू करते थे, हाँ। या मैं वो छोटी सी एज एन इंटर्न बनाने की कोशिश करती थी, क्योंकि चाहे वो पब्लिश ना भी होनी हो, मेरा काम उसे सबमिट करना होता ठीक था। है। तो जब मैं शुरू करती थी तो मुझे लगता था कि मैं कितना कुछ गलत कर रही हूँ। अच्छा। मतलब मेरी फर्स्ट टाइपिंग भी हिंदी में, हाँ। आई टाइप इन कृति देवित्सव फॉन्ट। हाँ, आई नो कृति देव। तो वो मैंने उन्हीं से सीखा है। अच्छा। तो वो समझने में, वो करने में, पहले तो टाइपिंग भी मुश्किल लगती थी। अच्छा। तो वो खबर लिखने में ऐसे आवर्स लग रहे हैं, छोटी सी खबर लिखने में। अच्छा। क्योंकि टाइपिंग समझनी है हिंदी की, हाँ। लिखनी भी है, डर भी लग रहा है कि ये, और पहले आप झिझकते भी बहुत है। हाँ। जैसे अभी अगर मुझे कोई लाइन लिखनी है, हाँ। तो मुझे पता है मैं ये लिख सकती हूँ। हाँ। मैं ये लिख सकती हूँ कि आज जब बारिश हुई तो 4 लोग छाता लेकर जा रहे थे। हाँ। मुझे पता है ये सेंटेंस बनता है। हाँ। उस वक्त लगता है कि मेरा सेंटेंस बन रहा है, हाँ। ये मतलब क्या बोलेंगे सर, ये मैंने क्या हाँ। लिखा है। हाँ। तो ये सारी चीजें रहती थी, हम्म। लेकिन इवेंचुअली चीजें बढ़ी आगे और हो गया। और फिर सेकंड जॉब कहाँ लगी आपकी? मैंने जॉब तो, मेरी इंटर्नशिप ही चली है मेरी अच्छा, बैचलर्स में। ठीक है। मैंने इसके बाद इंटर्नशिप न्यूज़ 18 शिमला के साथ की थी। अच्छा, न्यूज़ 18 शिमला के साथ। Yes. ओके। और वो बहुत बहुत अच्छी थी, काफी कुछ सीखा था मैंने वहां पर। वीडियो फॉर्मेट में चीजें सीखी थी कि ठीक है। कैसे होती हैं। ठीक है। उस वक्त वहाँ अभी भी बहुत सारे सर एंड मैम वहाँ पर हैं जो सीनियर्स हैं, जिनकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीजें नाम सिखाई। ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं भी जानती हूँ, जैसे कैमरामैन हैं, जितने भी सर हैं, मैं उनका नाम, जैसे दीपक सर का नाम मैं जानती हूँ, और भी रोशन सर भी हैं, उनका भी मैं नाम जानती हूँ। फिर शायद मैं रोशन नाम गलत भी ले सकती हूँ, पर प्रॉब्ली यही उनका नाम है। फिर रणबीर सर हैं,
रिसेंटली उनकी शादी भी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे सीखा। नहीं भी बताया होगा भाई ने, तो बता ही दिया आपने। चलो नहीं, उन्होंने बता दिया है। तो चमन सर थे, अब वो शायद चंडीगढ़ में, उनसे मेरी मुलाकात फिर मेरी मास्टर्स के दौरान हुई। तो ऐसे अलग अलग लोग। पहली बार आपने कैमरा कब फेस किया न्यूज पढ़ने के लिए? मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था, एक चैनल था, मैंने उनके लिए काम किया हिमाचल में। अच्छा। जो मेरी पहली जॉब थी हिमाचल में। ओके। तो उस दौरान किया था। नाम मैं नहीं इसलिए रिवील करूंगी क्योंकि थोड़ी चीजें वहाँ अलग थी और चीजें अलग तरीके से हुई थी। तो अलग थी मतलब वो मना करते थे नाम बताने के लिए? नहीं, थोड़ा माहौल थोड़ा टॉक्सिक मैं कहूंगी रहा था। अच्छा, पहली जॉब आपको टॉक्सिक मिल गई हिमाचल में? जबकि मैं जब अगर मैं पूरे हिस्ट्री बताऊं काम करने की, तो न्यूज़ 18 के बाद मैंने अपने फाइनल जो बैचलर्स का फाइनल था, वो जो फाइनल इंटर्नशिप होती है लगभग 4-6 महीने की, वो मैंने दैनिक भास्कर शिमला के साथ की थी। अच्छा, ठीक है। ग्रेट पीपल देयर, और बहुत मजा आया मतलब मुझे काम करने में। अधीर रोहाल सर वहाँ पर उस वक्त एडिटर थे, अभी भी उनसे बात होती है मेरी। सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से पूरी टीम ने दरअसल मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत सारे लोगों ने। उसके बाद मैंने की मास्टर्स, और मास्टर्स में मेरी जो जॉब थी पहली, वो वहीं से लगी थी। थोड़ा टॉक्सिक जॉब के बारे में बताओ ना, मतलब नाम मत लो, ऑब्वियसली आपने बोल दिया आप नाम नहीं लोगे। टॉक्सिक जॉब होती क्या है मीडिया में? मीडिया में अगर मुझे टॉक्सिक जॉब को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि देखिए हर जो जर्नलिस्ट है, जो खुद को जर्नलिस्ट बोलता है इंसान, या जो ये इस प्रोफाइल में काम कर रहा होता है, उसे कुछ रिपोर्ट्स बनानी है मान लीजिए, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है रिपोर्ट को लेकर, और उसे पता है कि ये मतलब मैं इस चीज पे काम करना चाहता या चाहती हूँ। अगर वो अपनी जो उसका पूरा काम है, रिसर्च काम है, उसका जो एंगल है, और उसे कभी ही, मैं नहीं कह रही हूँ कि कभी वो रिजेक्ट नहीं हो सकती उसकी रिपोर्ट, लेकिन अगर उसे कभी ही वो पब्लिश करने ना दी जाए, अगर उसकी सेल खत्म हो जाए अपने चैनल में, तो मेरे हिसाब से वो माहौल टॉक्सिक हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर आपके पास इतनी भी फ्रीडम नहीं है ना अपने चैनल में, कि आप मान लीजिए, कई बार ऐसा भी होता है, स्पीकिंग ऑन, सभी को पता है ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरा इलाका मुझे फोन करे कि ये परेशानी है, आप कर देंगी खबर, ठीक है। उस वक्त मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये कितना छोटा है बड़ा मुद्दा है, मेरे क्षेत्र को मेरी जरूरत है जिसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। मान लीजिए आप ही की फैमिली को दिक्कत है, लेकिन अगर आपकी से नहीं है अपने चैनल में और वो आप नहीं कर पाते, तो वो माहौल टॉक्सिक है। मतलब वो जो जरूरत भी है वो बहुत ऑथेंटिक है, ऑब्वियसली बैक्ड बाय फैक्ट्स है, और आपको दिख रहा है कि वहाँ पे ये चीज हो रही है। बिल्कुल, मतलब एवरीथिंग इज ऑथेंटिक। उस केस में हम ये बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तो और फिर वहाँ पे अच्छा, मतलब जब आपकी से खत्म हो जाए चैनल पे, या फिर आप जानते हैं कि चीजें बदल रही हैं, क्योंकि जब हम कहीं काम करते हैं हमें पता है हमारे आसपास कैसा माहौल है। ठीक है। माहौल हम बहुत जल्दी ऑब्जर्व, हर इंसान माहौल जल्दी ऑब्जर्व करता है कि ये मेरे फेवर में है, मेरे फेवर में नहीं है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं संस्थान में। मान लीजिए आपकी एक पोजीशन है, आप किसी चीज के लिए हायर हुए हैं, ठीक है, और आपको वही काम ना करने दिया जाए, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट फेस करते हैं, कि बहुत सारी दिक्कतें इसी तरह की रहती हैं, इसी के आसपास। या फिर जब जो एंकर होता है, प्रेजेंटर होता है, वो संस्थान से बड़ा बन जाता है, तो भी कई बार माहौल टॉक्सिक हो जाता है। ये मैंने देख रखा है, मतलब मेरा कुछ करियर रहा है रेडियो का, तो वहाँ मैंने देख रखी है ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ जर्नलिज्म में भी बहुत सारे लोगों से मैंने सुन रखी है। आपने देखा ऐसा कुछ कभी, जब कोई प्रेजेंटर, एंकर, आरजे संस्थान से बड़ा हो जाता है, तो संस्थान को लगता है कि भाई साहब थोड़ा सा इनके पर जो है कतर दिया जाए, जबकि इसका मुझे लगता है कि संस्थान को बहुत ज्यादा फायदा होता है, चाहे वो कोई भी चेहरा है संस्थान का। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो वो दरअसल संस्थान भी साथ ही आगे बढ़ता है, राइट। क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा कि सिर्फ उस प्रेजेंटर ने, उस आरजे ने, उस एंकर ने, जो भी है, कि उसने अच्छा काम किया। वो जिस प्लेटफॉर्म के लिए करता है वो नाम साथ में गिना जाए, राइट। वो संस्थान भी जो है वो साथ के साथ ही ग्रो करेगा, राइट। इट्स लाइक साथ में हाथ रख के आगे बढ़ रहा होता है, एक शोल्डर टू शोल्डर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि और एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम वर्क ना। बिल्कुल, अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल ना कोई बढ़िया, कोई अच्छा कोई आदमी अच्छा लिख सकता है, बढ़िया है। मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान अकेले आगे जा रहा है, अनलेस वो सच में जा रहा है कि वो अपनी स्क्रिप्टिंग खुद करता है, अपनी प्रेजेंटेशन खुद देता है, फिर उसे एडिट खुद करता है, अपलोड खुद करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ टीम वर्क। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन जैसे आप इस फील्ड से हैं, मैं इस फील्ड से हूँ, तो हम शायद बेहतर जानते हैं कि हमारे पीछे कितनी स्ट्रॉन्ग टीम काम करती है। जितनी रिपोर्ट्स शायद मैंने आज तक प्रेजेंट किया वो सारी मैंने नहीं बनाई, लेकिन हाँ उसका बहुत बड़ा चंक मैंने बनाया होगा।
या बहुत अच्छा चंक मैंने बनाया होगा, लेकिन मेरे कंपैरेटिवली बहुत सारे लोग और भी हैं टीम में जो ये काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा चंक बनाया होगा, शायद मुझसे बड़ा बनाया होगा, लेकिन ये सब एक टीम वर्क है। ये कह देना कि ये मेरी वजह से या मैं कर पाई, गलत है। बहुत इवन द कैमरामैन, एडिटर्स, एवरीबॉडी, आई से इवन द पर्सन जो पब्लिश भी कर रहा है, जो वो बटन भी दबा रहा है, क्योंकि जब तक वो अगर वो 1% काम भी कर रहा है, अगर वो 1% नहीं होगा तो वो 99 पे अटक जाएगा ना यार, क्योंकि सबके लिए काम डिवाइडेड है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। राइट। तो वापस आते हैं आपके टॉक्सिक जॉब के ऊपर। टॉक्सिक जॉब को कितने टाइम में आपने बाय बाय कर दिया फिर? अबाउट 6 months। 6 महीने में? यस। क्या हो गया था लास्ट में? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि अगर मेरी पीस मेंटेन्ड है, मैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हूँ जब तक मैं उसे, मुझे पता है कि मैं ब्लॉक कर पा रही हूँ, कि अगर ये मुझे परेशान भी कर रही है चीज तो इट्स ओके, मैं इससे, मेरी पॉजिटिव की रेशो ज्यादा है, पर अगर वो पॉजिटिव की रेशो घटने लगे तो फिर मैं इवेंचुअली, मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर कर लूंगी। अच्छा। मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं कर लूंगी, तो मैं वो चीज कर देती। वहां पर भी यही था कि मुझे लग रहा था कि अब जो पॉजिटिविटी की रेशो है वो बहुत ज्यादा गिर रही है। खुद को सेन रखना, मतलब सीधा सोच पाना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा। तो मैंने वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। आई क्विट। अच्छा, भाई से डिस्कस किया था? नहीं। अच्छा, खुद कुछ फैसले मैंने लाइफ में ऐसे लिए हैं जैसे कि भैया मैंने कर दिया तो हालांकि वो फिर भी सपोर्ट में ही खड़ा रहता है मेरा भाई। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर आपने न्यूज़ फॉर हिमालयन ज्वाइन किया ऐसा? नहीं। उसके बाद भी मैंने थोड़ा गैप लिया, चीजों को समझा किया, और उसके बाद एक और चैनल पे मैंने काम किया, के साथ मैंने काम किया दरअसल। ठीक है। तो वो भी बढ़िया था, वहां पर मैं लगभग 2 साल थी। अच्छा, 2 साल काम किया? 2 साल। ओके। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना हो गया है अभी पत्रकारिता में? अगर मुझे कहना हो तो करीब 4.5-5 साल। 4.5-5 साल होने वाला। पर आपको लोगों ने अभी जो अच्छे से जानना समझना, और जानना तो अलग चीज़ होती है, बट आपको जब देखा एक बार वो अच्छे से, तो वो आई गेस वो न्यूज़ फॉर हिमालयन के थ्रू ही, प्लेटफॉर्म के थ्रू था। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मेरे को कोई पत्रकार बंधु मिलता है हिमाचल में, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आपको उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगती होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी, ऑब्वियसली जो हर संस्थान के साथ होता है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि मीडिया में, जर्नलिज्म में कोई एक संस्थान अगर अच्छे से न्यूज़ को प्रेजेंट कर पा रहा है ना, न्यूज़ के साथ साथ कल्चर को, ट्रेडिशन को, वो न्यूज़ फॉर हिमालयन है मेरे लिए। मैंने जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो 6-8 महीने तक तो मैंने बड़े अच्छे से, बहुत क्लोजली किया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। बट जिस तरीके से आप लोगों की ओवरऑल प्रेजेंटेशन होती है, जो जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, वो मैंने नहीं देखा था हिमाचल में अभी तक, और उसके लिए आप लोगों को हेड्स ऑफ। थैंक यू सो मच। और आप लोग लगे रहो इसी तरीके से अच्छे से। आई होप कि आपका पेज भी वापस आ जाए, बिकॉज बड़ी मेहनत करी आप लोगों ने, हमने देखा है यार एक पूरी वीडियो टीम ने की है दरअसल। मैं कहूंगी कि हर एक इंसान जो उस संस्थान के साथ काम कर रहा है जिसमें मैं हूँ, हर एक इंसान ने पूरी मेहनत की, अपना अपना रोल निभाया जो वो कर सकता था। तो मुझे लगता है कि सब लोगों की मेहनत वेस्ट ना जाए, वी आर प्रेइंग फॉर दैट, कि कोशिश करेंगे कि वो मेहनत वेस्ट ना हो। पर एक चीज है, आप लोगों का जो ये फैसला आएगा ना, उस पे सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन होगा। बिल्कुल। ये जो डिसीजन है ना, आगे का जो है खाका तैयार करेगा बाकी न्यूज़ चैनल्स के लिए भी। कल को अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो वो कैसे उस चीज़ को टैकल करें फिर, है ना? और इसकी जो है ना, कल को रेफरेंसेस दिए जाएंगे। आपके कंटेंट की एक अच्छी बात मेरे को ये लगी, और मेरी तरह बहुत सारे लोगों को लगी, कि जिस तरीके से आपने देवी देवताओं की कहानियाँ हमारी यहाँ पे बताई, वो सच में बहुत यूनिक था। तो ये कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली मैं ये हमेशा से करना चाहती थी, मतलब ये आपका इनिशिएटिव था? नहीं, एक्चुअली मैं कहूंगी कि मेरा प्लस बहुत सारे लोगों का वहाँ पर, क्योंकि हिमाचल से काम करने वाले लोग और भी हैं जो हमेशा से ये करना चाहते थे। अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के कि आप एक टीम प्लेयर हो, हर बात में आप उस पे ले आते हो टीम को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। पर मैं जेन्युइनली ये कहूंगी कि मेरी टीम में और भी ऐसे लोग थे जो हिमाचल से हैं और जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, और जो हमेशा से चाहते थे कि हम ऐसा कुछ करें कि हम अपना कल्चर प्रेजेंट कर सकें। ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग एक साथ एक जैसी सोच के साथ मिले, और फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया। बहुत सारी स्टोरीज
आपने जरूर देखी होंगी, बहुत कोई ना सारे। कोई वीडियो आप तक जरूर पहुंचा होगा। बहुत सारे पहुंच रहे हैं। और फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी स्टोरीज हमें पता चली, कुछ अपने बारे में भी पता चला, अपनी जगहों के बारे में। कुछ बताओ ना यार। जैसे कि मैं सुन्नी से हूँ, हाँ। तो जो हमारे देवता हैं, हाँ। देवता साहिब महाकालेश्वर पंदोई, ठीक है। उनकी मैंने स्टोरी अपने पेज पर चलाई, ठीक है। और कुछ ही दिन बाद मेरे पास कुल्लू से एक फोन आता है। हाँ। दरअसल आते मैसेजेस हैं पहले, हाँ। तो फिर मैं उन्हें कॉल करती हूँ, हाँ। मतलब उनका कॉल आ जाता है सामने से, हाँ। मेरे कॉल के बाद वो जवाब नहीं देते ऐसे करके। ठीक है। तो वो मुझे कहते हैं कि आपको मैं दरअसल इसलिए फोन कर रहा था, मुझे आपको बताना है कि जो आपके देवता हैं वो कुल्लू में भी हैं। अच्छा। और ये बात शायद मेरे इलाके में भी जो देवता साहब के बहुत ही गुरु या फिर बाकी लोग होते हैं पुजारी, उन्हें पता हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जनता को नहीं पता था। अच्छा। मेरे कजन्स या जो लोग हैं उन्हें नहीं पता था कि ऐसा भी है, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वहां से ट्रैवल किया है। अच्छा। और कुल्लू, यहाँ तक कि वो मंडी में भी हैं, जो मुझे ड्यूरिंग रिसर्च ही पता चला है कि ऐसा कुछ भी था। और कुल्लू में वो पझारी के नाम से पूजे जाते हैं। अच्छा। महाकालेश्वर पझारी, और काफी बड़ा टेम्पल है, बहुत सारी डिवोटीज हैं वहां पर भी उनके। अच्छा। और ऐसे ऐसे पता चलना शुरू हुआ। और जैसे कि क्योंकि ज्यादातर जो देवता हैं वो अलग अलग नामों से जरूर पूजे जाते हैं, अलग भी हैं लेकिन बहुत सारे एक भी हैं। अच्छा। जो अलग अलग जगह पर गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे देवता हो गए, फिर एक आपने डोम देवता सुने होंगे, गुठान में काफी बड़े देवता हैं वो। ठीक है। वो मेरे नानी के घर में जो है उनके भी देवता हैं। तो अच्छा। वहां पर भी पूजे रामपुर में भी हैं वो। अच्छा। बहुत सारी जगहों में वो हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाइवर्स देवी देवता हैं। कई बार अलग अलग नामों से पूजे जा रहे हैं, लेकिन सेम हिस्ट्री, सेम सब कुछ, लिंक जुड़ते हैं मतलब आपस में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पता चली, काफी अलग अलग। और कुछ पता चला हो? जैसे आपने वो स्टोरी जरूर सुनी होगी कि जब हम अपनी सिबलिंग से, अपने भाई बहन से कुछ शेयर नहीं करते तो हमारे वो तिल का दाना 7 बहनों ने बांटा। स्टोरी सुनाती दादी मेरी। ये इतनी रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि ये यूं ही स्टोरी नहीं है। 7 देवियां हैं। अच्छा, कौन कौन सी? मैं शायद नाम नहीं भी बता पाऊं, लेकिन 7 देवियां हैं। क्योंकि 2 अलग अलग जगह हैं। मंडी में भी वो 7 देवियां हैं। ठीक है। और कुल्लू में भी वो 7 देवियां हैं। अच्छा। जो शायद सिमिलर ही उससे पूजी जाती है। अच्छा। तो ऐसे बहुत ही यूनिक स्टोरीज हैं, बहुत अलग अलग। फिर जैसे रोडू में मैं बात करूं तो वहाँ पे क्लैन वाली चीजें हैं, जैसे वॉरियर क्लैन्स हैं। तो उनके जो देवता हैं या जो देवियां हैं, उनके अपने उद्घोष हैं। और वो इसे इतने पावरफुल तरीके से गाते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गन्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन अगर हम सिर्फ आस्था की बात करें तो ऐसी काफी यूनिक चीजें हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने की गन्स थी, जो अब वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यूज किए जब उनके लोग एंसेस्टर्स लड़े होंगे, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। अब भी वो होती हैं जिसमें ट्रिगर ही नहीं है। वो वाली गन से जिसे सुलगने वाली चीज से ब्लास्ट किया जाता है। इतनी यूनिक चीजें पता चली जो कभी सुनी नहीं थी या देखी नहीं थी। सही बात है। बहुत सारी चीजें। आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? आई एम। अच्छा। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं जो हिमाचल की देवी देवता हैं, मेरी उन पर पूरी आस्था है। ठीक है। सभी देवी देवताओं पर, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानती। मुझे लगता है कि मैं सभी देवी देवताओं पर इक्वली विश्वास रखती हूँ। हाँ, मेरा एक सेंटर है, वो मेरे देवता हैं, लेकिन मैं देवी देवताओं में पूरा विश्वास रखती हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को ये अंधविश्वास लगता है, बहुत सारे इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के कमेंट्स भी तो आते हैं। इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखने का नजरिया है। जिस चीज से अच्छा होता हो, मुझे नहीं लगता कि वो बुरी है। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं तो फिर हिमाचल में कास्ट कल्चर क्यों है, या ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, जिसके मैं खुद खिलाफ हूँ। इस पे बात करते हैं थोड़ा। एग्जैक्टली, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे सपोर्ट करती हूँ, या मैं अपने घर पे भी इसे सपोर्ट कर पाऊंगी। अगर मेरे घर पे ऐसा कुछ होता है, मैं नहीं करूंगी। मैं बिलीव करती हूँ कि हम सब जिस दिन ये भूल जाएंगे, उस दिन हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। राइट। हम डिवाइडेड ही इस वजह से हैं। यस। जिस दिन हम ये भूलना शुरू कर देंगे ना कि अगले इंसान के अंदर भी रेड ही कलर का ब्लड होने वाला है, कोई डिफरेंट ब्लू कलर नहीं मिला है उसे, उस दिन मेरे हिसाब से विल बी बेटर। मेरे हिसाब से लोगों को पहाड़ों का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैं किसी क्लैन को बड़ा छोटा नहीं बोल रही यहाँ पर, लेकिन जैसे मैं कनैत, मेरे जो दादा थे वो एक कनैत वर्ड है, उसका बड़ा इस्तेमाल करते थे कि हम कनैत हैं, हम क्योंकि प्राइड लेते थे बुजुर्ग ये सब करने में। तो मेरे दादा के मुंह से मैंने ये वर्ड सुना था, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये होता क्या है। तो मुझे पता चला कि हम वंशज हैं कुनिंद राज्य के। तो जो कनैत्स हैं वो उनके आगे
पूरी जनरेशन है, उनसे निकली है, उस वो प्रजा है बेसिकली। कहाँ के है ये हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरे पहाड़। और हम जो लोग हैं लाइक कनैत, हम सबसे पुराने लोगों में से आते हैं जो हिमाचल में रहे हैं। अच्छा। हम सतलुज घाटी के साथ बसते थे। अच्छा। और वहीं लोग बसे हैं। मैं कुछ गलत भी बोल रही हो सकती हूँ, लेकिन ज्यादातर चीजें मैंने पढ़ी हैं किताबों में जहां से मैंने उठाई है ये इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि हम वहां रहे हैं तो ये कनैत वर्ड जुड़ता चला गया। जैसे कनैत, ऐसे ही कोल है, ऐसे ही कुलिंद है, और हम कुनिंद दास कहलाते थे दरअसल उस समय पे। हम इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी दादा से रिलेट कर पा रही हूँ। तो कनैत जो थे वो उधर बसे, उन्होंने किस तरीके से खेती बाड़ी की, जीवन आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें मुझे रिसर्च के दौरान ही पता चली हैं। उससे पहले मैं नहीं जानती थी ये कनैत क्या होता है और क्यों। हमारे लिए कनैत का मतलब होता था कि जैसे मैं ठाकुर हूँ तो हम राजपूत उससे आते हैं, तो प्रोबेबली राजपूत इज द मीनिंग ऑफ कनैत। फिर पता चला कि कनैत पहाड़ों के राजपूत थे, ये अलग सब कैटेगरी है। अच्छा। और इसी तरीके से और भी अलग अलग है। अच्छा। आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं? यस। आयुष ठाकुर है हमारे कॉमेडियन। यस, आई वॉच हिम अ लॉट। देखते हो आप? बहुत ज्यादा, बहुत बेस्ट, आई वुड से बेस्ट। उनका एक कैरेक्टर है आयुषी। यस। देखा आपने? घुंघराले बालों वाली। यस। वो आप ही से इंस्पायर्ड है। This is so funny. Actually जब मैंने वो वीडियो देखी थी, आई गेस ये फिर वो कर्ली बाल वाला फैक्टर था कि मैंने वीडियो देखी और मुझे लगा कि am I being targeted? और मुझे लगा कि टारगेटेड नहीं, उसको जैसे वो एक दिन इंस्पायर्ड है, और उसको एक दिन वो ऐसे गया था कहीं पे और उसको बिग दिखा तो उसने बोला, और उसको एकदम आपकी चेहरा सामने आया और यही लूंगा, और उसने वो वही उठा के और वो कर दिया, क्योंकि वो एक तो घुंघराले बाल है तो फिर वो यूनिक भी है। तो इन कर्ली हेयर्स का प्रोज और कॉन्स बताओ। मैंने उसको बोला भी था, मैं क्या तू इसके ऊपर एक वीडियो भी बना, पता नहीं उसने बनाया था क्या, उसको स्क्रिप्ट नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो आप ही बता दो ना कर्ली हेयर के प्रोज एंड कॉन्स, ताकि वो बेचारा वीडियो बना पाए। मेरे हिसाब से कर्ली बाल सुंदर बहुत होते हैं। मैंने खुद एम्ब्रेस करने में बहुत समय लगाया अपने कर्ली बालों को, बहुत परेशान होती थी मैं पहले, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी केयर ज्यादा मांगते हैं। अब अच्छी चीजें थोड़ा समय तो लेती हैं, मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट बाल अच्छे नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि कर्ली बाल थोड़ी सी मेहनत ज्यादा मांगते हैं, थोड़ा मैनेज करना इन्हें मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल कर्ली बाल सुंदर होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो स्कूल वगैरह में मतलब ऐसे थे पहले से, ऐसे कर्ली थी मतलब? मेरे बाल पहले कर्ली थे, लेकिन स्कूल में आप ऐसे चोटी बनाते हैं ना, तो ज्यादा पता नहीं चलता, एंड में बस रिबन विबन लगा के बंद कर देते, तो इतना। और पहले मम्मी के हाथों में बाल होता है, तो मम्मी पूरा ऐसे तेल वेल लगा के, कभी इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। लगता था मेरे बाल फ्रिजी हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता था कि कर्ली हैं। लेकिन मेरे बाल कलर में यूनिक है। बुली भी हो गया कभी स्कूल में? फॉर कलर, हाँ बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से जैसे अगर बड़ी गीता आप देखें तो उसे नहीं फर्क पड़ेगा अगर कोई मेरे बालों का कलर मेंशन करे, हालांकि अभी भी होता है। एज वाला एंगल भी लगता है कभी कभार। बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते हैं कि मैं मतलब मेरी एज बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए मेरे बाल ग्रे हैं, लेकिन मेरे बाल हमेशा से, मतलब मैं बहुत छोटी थी, शायद तब स्कूल भी नहीं जाती थी ठीक से, जब से मेरे बालों में ये ग्रे पैचेस हैं। पहले ये ज्यादा थे, अभी थोड़े कम हो गए हैं। बड़ी गीता को समझ आता है कि मेरे बालों का कलर मेंशन करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन छोटी गीता को ये समझ नहीं आता था, तो मैं परेशान हो जाती थी। या कोई मुझे कह देता था कि तुम बूढ़ी हो। अच्छा। तो मुझे लगता था, क्योंकि छोटे बच्चे को लगता है कि बूढ़ा होना शायद गलत होता है, इसलिए मुझे ये चिढ़ा रहे हैं कि अगर मुझे आप बचपन में बार बार ये कहेंगे कि तुम ना बूढ़ी हो, लोग क्या कहेंगे, तो एक बच्चे को लगने लगता है कि शायद ये कुछ गलत है, मेरे साथ कुछ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। तो मैं बहुत रोती भी थी, अपनी मम्मी से कंप्लेन भी करती थी कि मम्मी मुझे ऐसे बोलते हैं सारे, और शायद कहीं ना कहीं आपके कजिन्स ये सब आपको चिढ़ाते हैं, तो वो चीज बैठती चली जाती है जहन में, लगता था गलत है। तो फिर इवन व्हेन आई वाज इन 8th and 9th ना, वहां तक भी मुझे लगता था कि ये नहीं होने चाहिए। आई डोंट वांट ग्रे हेयर, मैं कब इनको कलर करूंगी, और मैंने किया भी है। मैंने अप्रॉक्स 1-2 साल 3 साल अपने बालों को कलर किया है, मतलब शायद मेरे फर्स्ट ईयर के मिड तक मैंने अपने बालों को कलर किया है। आई यूज्ड टू हाइड देम कि मुझे नहीं दिखाना है किसी को कि मेरे बालों का कलर कैसा है। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक कि मुझे वो कलर करना भी नहीं था, पर मैंने वो किया जस्ट टू इम्प्रेस समबडीज आईज, कि मुझे किसी की आंखों को खुश करना था, तो मैंने अपने बाल, बहुत छोटी बात है ये। अब गीता समझदार हो गई। अब गीता को कोई फर्क नहीं पड़ता, गीता को लगता है कि यही मेरे बाल है, ऐसे ही है। अब गीता समझदार हो गई। ये गीता नाम कहीं शक्तिमान सीरियल के देख के तो नहीं घर वालों ने रखा था? ये मुझे पहले भी कहा गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। गीता, सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज पेजेस
रन करते हैं उनके पीछे कितनी बड़ी टीम होती है? आपको रिसर्च टीम की जरूरत होती है जो रिसर्च कर दे आपके लिए, ठीक क्योंकि रिसर्च इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सबसे ज्यादा काम ही रिसर्च में होता है। ठीक है। उसके बाद राइटिंग टेक्स टाइम, कि आपको वो जो आपने रिसर्च किया है, जितना डाटा इकट्ठा किया है, हाँ। उसे आपको एक प्रोसेस में ढालना है, एक फ्लो में ढालना है। तो फिर आप उस पूरी राइटिंग प्रोसेस से गुजरते हो कि क्या क्या मैंने सोचा है, क्या क्या मैंने पढ़ा समझा, वो लिखते हैं। उसके बाद है कि जो प्रेजेंट करेंगे, एंड एडिटर्स। ठीक है। फिर अगर एडिटर्स के बाद किसी की बात है तो जो सोशल मीडिया मैनेज कर रहा होगा इंसान, अच्छा। जिसे पता है कि उन्हें क्या लिखना है, क्या कैसे करना है, हाँ। या फिर डिस्क्रिप्शन कैसे बनेगी, क्या सारी चीजें। ठीक है। ओवरऑल कितने लोग होते हैं? 5-7 लोग तो कम से कम चाहिए होते हैं। चाहिए होते हैं। ठीक है। टुवर्ड्स द एंड मेरे को एक बात बताओ, हिमाचल किस तरफ जा रहा है? मुझे लगता है कि हिमाचल इस वक्त जिस भी तरफ जा रहा है वो हिमाचल के लिए अच्छी दिशा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है बहुत, अगर आप इस वक्त देखेंगे, मैं अभी रिसेंटली शिमला गई थी। हाँ। मुझे शिमला अब घूमने का समय नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अभी मेरी जो भतीजी है वो 1 साल की हुई है। हाँ। तो मैं उनके जन्मदिन पर गई थी। ठीक है। तो उस दौरान मैं शिमला घूमने निकल गई, जो मैं नहीं जाती ठीक है। यूजुअली। मैं ठीक है। बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ, लेकिन मैं गई। हाँ। और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने जितनी भी पार्किंग चेक की, हाँ। पहले वो फुल थी। हाँ। हालांकि मुझे उस पार्किंग तक पहुंचने में भी जहां 10 मिनट लगने चाहिए थे, हाँ। वहां 40 मिनट लगे। अच्छा। 40। उसके बाद मैं मल्टीपल पार्किंग घूमकर फाइनली मुझे एक जगह अपनी स्कूटी लगाने के लिए जगह मिल गई। मैंने लगाई और उसके बाद मैं ऊपर गई मॉल रोड वाली तरफ। मैंने रियलाइज किया कि मॉल रोड पर जिस तरह का क्राउड अब आता है वो नहीं आता था। अच्छा। पहले फैमिली वाला क्राउड आपको ज्यादा देखने को मिलता था। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोग नहीं आ सकते, कि अगर फैमिली है तो ही आप आ सकते हो। हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि डिसेंट रिस्पेक्टफुल क्राउड आता था। ठीक है। उसके सिवा क्राउड इतना ज्यादा था कि मैं लोकल हूँ। आई वाज थिंकिंग कि मेरे पापा या मेरी मम्मी अगर किसी काम की, क्योंकि काम सारे होने भी प्रॉपर शिमला में ही है, तो वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं यहाँ पे, या कैसे वो मैनेज कर पाते हैं कि वो इस भीड़ से उन्हें डील करना है अपनी रेगुलर लाइफ के लिए। ये कितनी बड़ी बात है कि हम कहते थे कि शिमला ओवर क्राउडेड है, शिमला में ये दिक्कतें हैं, शिमला को प्लान करेंगे, पर कितनी सरकारें बीती हैं, शिमला प्लान नहीं हो पाया। 10,000 की कैपेसिटी, 10 लाख लोग वाली बात है कि मतलब। और बात यहाँ है कि अभी ये 10 साल के बच्चे से इतने कमजोर है वो पहाड़ कि हम उससे उम्मीद करें कि वो 100 किलो उठा लेगा। और ये ऐसा नहीं है, टाइम टाइम पे ऐसे हमेशा ही शिमला को लेकर कहा गया है, लेकिन कभी भी शिमला प्लान नहीं हो सका। और अभी मैंने रियलाइज किया कि अगर शिमला ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि बाकी जगह ऐसी नहीं है, या मैं सिर्फ शिमला को ब्लेम करना चाहती हूँ। शिमला सेंटर है इसलिए पहले उसका नाम आ जाता है कि राजधानी है तो पहले नाम है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मैंने नोटिस किया कि टूरिस्ट स्पॉट्स तो खासकर बहुत बड़ी भीड़ आती है, लेकिन वो मैनेज्ड नहीं है। सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। हम सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। हमने अपना मौसम इतना ज्यादा बदल दिया है कि शिमला में बर्फ नहीं पड़ रही है। मतलब वो जो शिमला था ना, वो जो शिमला की अपनी एक एनर्जी थी, सुंदरता थी, हम उसको खो चुके हैं। और ऐसे ही हम जितने बाकी बचे, जहां भी डाइवर्ट हो रहे हैं टूरिस्ट ना, जहां भी आप रख लीजिए, धर्मशाला, आप कुल्लू रख लीजिए, मनाली रख लीजिए, एक समय के बाद हमें वो भी डिस्ट्रॉयड मिलेंगे। क्योंकि जब तक हम मैनेज करना नहीं सीखेंगे तब तक ये तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये पहाड़ छोटे हैं, इनकी कैपेसिटी कम है, या हमें मैनेज करना है क्राउड जो हमारे पहाड़ों की तरफ आता है। इस बात पे मेरे को एक बात करनी है। मैंने ना सिक्किम का एक वीडियो देखा था। सिक्किम का देखा था कि नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट थी, वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा था कि सब लोग ना लाइन में लगे पड़े थे, है ना, टूरिस्ट भी थे, वो सब लाइन में लगे थे, कोई भी लाइन जो है तोड़ नहीं रहा था, राइट। सबसे बड़ी बात क्या थी, वहाँ पे ना ड्रोन्स का यूज किया जा रहा था, है ना, टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज किया जा रहा था, जस्ट टू चेक कि कोई इस तरीके से कोई लाइन वाइन तो नहीं तोड़ रहा, है ना। अब यार आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, आप ये तो कह सकते हो कि यार हम कैसे करें, यू नो, कोई भी सरकार हो, बिल्कुल कि हम कैसे करें इसको, मैनेज नहीं हो पाता है, इतना आसान नहीं होता है ये सब चीजें मैनेज करना, इतना सारा क्राउड आता है, क्या करें, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कैसे हमारा स्टेट की इकोनॉमी चलेगी, है ना। ये सब तर्क हम लोग देते हैं। बिल्कुल। मेन बात ये है कि हम उसकी मैनेजमेंट के ऊपर क्या काम करते हैं। बिल्कुल। आप उड़ाओ ना 2-4 ड्रोन शिमला में, जो कोई लाइन क्रॉस कर रहा है काटून उनके चलान आप। यहाँ पर एक और चीज है जिस पर आप ध्यान देंगे, जब ये न्यू ईयर वाला टाइम आता है ना, शायद उससे ज्यादा मैनेज आपको ना मिले ट्रैफिक, तब आप सब मैनेज कर पा रहे हैं। क्यों डिफिकल्ट है ये रेगुलर, आप क्यों चाहते हैं कि ऑफिस जाने के लिए कोई निकला है घर से
और उसको पता है कि उसे 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि फिर ट्रैफिक आ जाएगा। सही बात। मैं मानती हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंड Right. करती है, ट्रूली एक्सेप्टेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रह रहे लोग हैं हाँ, उनको वो परेशानी सफर ही होते रहे। हाँ। वो अपने ऑफिस जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे पहले निकल रहे हैं लोग। मेरे को लगता है अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे तो ये मुद्दा तो मेरे को लगता है अगर नेता तो लोग तो नहीं उठाएंगे, पर कॉमन लोगों को ही बोलना पड़ेगा भाई, जो इसके ऊपर बात करेगा उसकी तरफ हम शिमला सोचते जैसे हैं। एरिया हाँ, खास कर जो शिमला जैसे और भी बहुत सारे बहुत एरियाज सारे, हैं यू नो हिमाचल के अंदर, जहाँ पे ये ओवर क्राउडेड रहता है और लोकल जो लोग हैं ना वो लोग सफर करते हैं। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी दी है यार, उसका यूज कर लो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कैमराज लगाए, बहुत बढ़िया किया है आपकी। यार बेचारे पुलिस वाले भी ठीक है, वो कर रहे हैं अपने लेवल पे चीजें कर रहे होते हैं, बट जब तक ऊपर से इच्छा शक्ति नहीं होगी ना यार, तब तक कैसे वो चीज बनेगी। उड़ाओ ना 5-7 ड्रोन ना वहां के ऊपर, एक बंदा जब लाइन क्रॉस करता है ना हाँ जी। तो उसकी देखा देखी में बहुत सारे लोग बिल्कुल, पीछे जाते हैं। आप उसी एक बंदे का चालान काटो ना, 2 का काटो, 3 का काटो और हैवी चालान काटो, देखो कोई कैसे लाइन तोड़ता है यार। बिल्कुल। ये तो और ये बात एक और है कि ट्रैफिक में एक और दिक्कत जो आती है, इतनी कम, एक तो है कि कोई लाइन तोड़ के सही डायरेक्शन से आगे बढ़े। हाँ स्कूटी एंड बाइक्स, हाँ हमें उन्हें भी रेगुलेट करना है, सही बात। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इधर से भी जा सकते हैं। हाँ, और ये कहीं मेरा से। खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अभी हाँ। ड्राइव करना शुरू किया है। हाँ। तो जब मैं ड्राइव करती हूँ बहुत बार ऐसा मैंने फील किया कि अगर आप रुके हैं हाँ लाइन में तो वो इस बात का ध्यान नहीं देंगे कि ये रूल भी नहीं है कि आप यहाँ से निकलें, सही बात है। और कहीं से भी कोई भी निकल रहा है। और ये इतना क्योस क्रिएट होता है इस वजह से सही बात है। कि जो लाइन शायद 5 मिनट में आगे बढ़ सकती थी वो 15 मिनट भी ले लेती है। ये बहुत सारी कोई इस बारे में एक्चुअली सोचता नहीं है ना, बस चल रहा है तो चल रहा है। चलिए चलते चलते हमने बहुत सारी कॉन्वर्सेशन कर ली आज, और आपको बैजनाथ, बाबा बैजनाथ और चौंतड़ा, पपरोला पूरा दर्शन करा दिया है। इस तरफ तो मतलब आपने बताया 2019 में आप इस तरफ आए थे लास्ट, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। अभी बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, पर आई गेस आज की कॉन्वर्सेशन को यहीं पे थोड़ा सा विराम लगाते हैं, और बहुत जल्दी आई होप हम फिर से मिलेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, और मैं तो काफी टाइम से बुला रहा था। बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस पॉडकास्ट का आपके साथ बात कर पाई, इसका हिस्सा बन पाई। और मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्हें मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगी कि जितनी भी चीजें आप इस वक्त हिमाचल में देख रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, उसके साथ समझौता मत कर लीजिए। ये मत मान लीजिए कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये होनी है, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दरअसल सारी जो पावर है वो आप ही के पास है, आप ही से कंट्रोल कर सकते हैं, आप ही से बदल सकते हैं, क्योंकि आपका जो वो वोट है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका जो सवाल पूछना है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सही जगह इस ताकत का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच गीता। थैंक यू। थैंक यू।